गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज 26 तारीख का देखेंगे। जो पीछे से छूटा हुआ है उसको कवर करते हुए चलेंगे। जो रिसेंट में आ रहा है उसको हम लोग अल्टरनेट कवर करेंगे, दो दो दिन का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या थी? प्रोटेस्ट इन लेह। लेह में प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट आप लोग देख लीजिए क्या होता है हिंदी इसका। प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होता है। इसकी जो स्टोरी है हम लोग चर्चा कर चुके हैं कल। फिर भी इसमें क्या है, लेह की स्टोरी शुरू होती है कहाँ से? हम जानते हैं वर्ष 2019 में 5 अगस्त 2019 को एक कानून लाया गया, जिसके तहत क्या किया गया था? अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। 370 अनुच्छेद समाप्त, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, कुछ प्रावधान बचे हुए हैं। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का विभाजन, जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन किया गया और इसके विभाजन से दो यूटी बनाई गई। एक का नाम रखा गया JNK और दूसरे का नाम रखा गया लद्दाख। JNK मतलब जम्मू कश्मीर, ये दोनों क्या बन गई? यूटी। यूटी मतलब संघ शासित प्रदेश। इसके नाम में ही देखिए क्या है, संघ शासित। संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है ऐसे प्रदेशों में। और लद्दाख भी बन गया संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। अब ये लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बन गया, अभी तक जम्मू कश्मीर क्या था? इस 5 अगस्त से पहले ये था राज्य। जब राज्य होता है उसमें राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, वो शासन चलाता है। जब संघ शासित हो जाता है तो वहां पर बैठते हैं क्या? LG, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के केस में क्या है, वहां पर जो है गवर्नर को रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो संघ शासित प्रदेश है, यहाँ पर विधानसभा का भी प्रावधान किया गया है। जैसे कि दिल्ली संघ शासित प्रदेश है लेकिन विधानसभा है। तो यह और यहाँ पर जो है LG है। ठीक है, अब ये जब लद्दाख बन गया तो इसकी कुछ मांगे हुई यूनियन टेरिटरी के बाद। ये प्रशासन हुआ उस दिन, उसके बाद से ही यहाँ पर मांग चल रही है, डिमांड है यहाँ के लोगों के द्वारा। लद्दाख में आपको याद रखना है यहाँ पर सिर्फ दो जिले हैं। एक कौन सा है? लेह और कारगिल। तो मांग चल रही है इनकी, दो यहाँ पर मांगे थी। एक था स्टेटहुड की डिमांड। स्टेटहुड का मतलब राज्य का दर्जा। क्या डिमांड थी? राज्य का दर्जा दिया जाए। किसको? लद्दाख को। और दूसरी डिमांड है लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ये दो डिमांड इनकी मुख्य है, छठी अनुसूची में शामिल करना। छठी अनुसूची का मामला क्या है? स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा तो इनके पास अपनी विधानसभा हो जाएगी और इनका CM होगा, अपना गवर्नर होगा, तो उससे अपना शासन चलाएंगे, जैसे कि यूपी में है, MP में है, राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि जब LG होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में। छठवीं अनुसूची में शामिल क्यों करने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि इनका मेन कंसर्न क्या होता है इसमें शामिल करने का, ये अपने जो संसाधन है, इनकी जो जमीन है, या एक शब्द में कहें तो बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को रोकना हो। बाहरी लोगों का प्रवेश या हस्तक्षेप रोकना। इसका मतलब ये है
कि जो लद्दाख से बाहर के लोग हैं वो वहाँ जाकर ज़मीन खरीद ले रही हैं, वहाँ की संस्कृति में बदलाव करने लगते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ के संसाधन जैसे लैंड है, ज़मीन है, जंगल है, ईटीसी और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का उद्देश्य होता है इसमें शामिल करने का, छठी अनुसूची में। तो ये 2 इनकी डिमांड्स थी। तीसरी ये भी है इनकी कि जो है लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाए, वहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। ओह सॉरी 1 सीट है। इसको बढ़ाकर 2 किया जाए। बाकी रोजगार का मामला भी है, लेकिन आप मुख्य रूप से 2 मांगे याद रखेंगे जो फर्स्ट एंड सेकंड, राज्य की मांग और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। ये मांग चल रही थी। इसी को लेकर प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध प्रदर्शन, जिसको लीड कर रहे थे कौन? नाम याद रखेंगे इनका, सोनम वांगचुक। कल हमने चर्चा की थी इसके बारे में, लेकिन आज थोड़ा-सा और सिस्टमैटिक ढंग से समझ लेंगे। सोनम वांगचुक और ये लीड कर रहे थे और ये थे हंगर स्ट्राइक पर, भूख हड़ताल पर, गांधी जी की तरह। और फिर सरकार इसके बाद हिंसा भड़क गई और जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। सरकार द्वारा गिरफ्तार मतलब जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन होता है वही करता है सरकार की तरफ से, सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया कौन से कानून के तहत? तो उसको बोलते हैं रासुका, इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। किस वर्ष पारित हुआ? 1980 में। अब जब इसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया रासुका के तहत, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, को डिटेन कर लिया गया। प्रिवेंटिव डिटेन किया गया। मत ये कौन सा डिटेंशन होता है? देखिए डिटेंशन होते हैं 2, कल हम लोग चर्चा कर चुके होंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव और दूसरा होता है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव जो होता है इसमें आपको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 22 में। प्रिवेंटिव में आपको जो प्यूनिटी के राइट्स होते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे गिरफ्तारी का आधार क्या है, आप जानने का हक होता है। गिरफ्तारी का आधार या गिरफ्तारी का कारण कि क्यों गिरफ्तार किया गया, और आप जब कारण जान जाएंगे तो दूसरा क्या होता है, आप जो वकील से सलाह ले सकते हैं, अपनी मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार होता है और कोर्ट में पेश हो सकता है आपकी तरफ से वकील। और तीसरा होता है 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा आपको। आपको से तात्पर्य जो भी करता है अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के भीतर। ये सभी अधिकार प्रिवेंटिव जो है डिटेंशन में नहीं होते हैं। यहाँ पर ये सारे अधिकार नहीं होते हैं। सारे का मतलब कोई भी अधिकार यहाँ का इनको प्राप्त नहीं होता है। ना इनको गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताएंगे इनको, सरकार नहीं बताएगी या पुलिस नहीं बताएगी।
ना इनको ये होगा कि वकील से सलाह ले सकें, कारण ही नहीं पता है तो वकील सलाह कहाँ से आएगी, और ना इनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये तीनों ही प्रावधान इन पर लागू नहीं होते। इस बात का प्रावधान भी अनुच्छेद 22 के सब सेक्शन 2 में रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गए प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। इनको जो गिरफ्तार किया गया, जैसे कुछ बातें रासुका के बारे में जानते हैं। जैसे गिरफ्तारी कर ली गई तो 3 माह के बाद भी अरेस्ट कर रखना है, 3 माह के बाद भी अरेस्ट रखना है, तो इसके लिए इन्हें जाना पड़ेगा, पुलिस को जाना पड़ेगा एडवाइजरी बोर्ड के पास। एक एडवाइजरी बोर्ड या एडवाइजरी काउंसिल होती है, जिसमें हाई कोर्ट के जज की बराबर जो योग्यता रखते हैं वो लोग होते हैं, और इसके अप्रूवल के बाद ही आगे रख सकते हैं, अप्रूवल के बाद ही एक्सटेंशन होगा। विस्तार, एक्सटेंशन का मतलब विस्तार, कि और रखा जाए कि नहीं रखा जाए। और यहाँ पर जो गिरफ्तारी की जाती है उसके कारण क्या होता है, ग्राउंड, किस ग्राउंड पर अरेस्ट करते हैं बताते नहीं है, लेकिन कारण इनके पास होता है। क्या कारण होता है? एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा, उसका नाम ही है रासुका, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर, या फिर पब्लिक सेफ्टी, या सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट करना। सप्लाई ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा। इन कारणों पर के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो अभी इनको डिटेन कर लिया गया है, किसको? वांगचुक जी को, सरकार के द्वारा। तो गिरफ्तारी हो गई है वांगचुक जी की। अभी का मतलब मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, भले पेपर पुराना है, वांगचुक अरेस्ट हो गए हैं और इनको रखा गया है जोधपुर जेल में, लद्दाख से हटा के। लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस वजह से इनकी जो वाइफ हैं, इन्होंने एक रिट दाखिल की है। समझिएगा, रिट दाखिल की है, मतलब जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, अरेस्ट नहीं अरेस्ट, गिरफ्तार होता है, तो उसकी बिहाफ पे, उसकी ओर से कोई व्यक्ति कोर्ट में रिट दाखिल कर सकता है। तो यहाँ पर रिट दाखिल की है वाइफ ने। तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, कौन सी ऐसी रिट है जिसको प्रभावित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई जो है दाखिल करता है या रिक्वेस्ट करता है? रिट दाखिल की कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। क्यों? क्यों दाखिल की सर्वोच्च न्यायालय में? क्योंकि सोनम वांगचुक के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कौन सा अधिकार? फंडामेंटल राइट। और जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, FR, मूल अधिकार का उल्लंघन, कौन से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है? अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। 21 के तहत क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हमारी देह स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सके। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उल्लंघन तो हो गया, इनकी बॉडी को अरेस्ट किया गया तो उल्लंघन हुआ। जब उल्लंघन होता है तो हमारे पास रेमेडी क्या होती है, क्या उपचार है? उपचार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। क्या उपचार दिया गया है कि अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है, आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपको प्राप्त है। तो इस अधिकार में क्या है? इसी उपचार के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत इनकी रिट दाखिल हुई है, इन्होंने दाखिल की है। क्या है इसमें? इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसके तहत क्या होगा, आपके अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप सर्वोच्च न्यायालय
जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। कैसे? कैसे करेगा? ये रिट जारी करेगा। रिट जारी करके आपके एफआईआर की रक्षा करेगा। कौन सी रिट जारी करेगा? 5 तरह की रिट होती हैं। तो जिस उद्देश्य के लिए होगा उस उद्देश्य की रिट जारी करेगा। जो कौन-कौन सी रिटें होती है? जैसे एक हो गई, इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है शरीर एक्चुअल में। तो हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको। बंदी कौन होता है? जिसको गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा उसको बोलते हैं बंदी। प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लाया जाए। तो गिरफ्तार व्यक्ति को सशरीर सामने पेश करना। कहाँ? कोर्ट में। तो यहाँ पर इनको गिरफ्तार ही तो किया है। तो कौन से रिट के लिए यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे? यहाँ रिट के लिए होगा हैबियस कॉर्पस। ठीक। बाकी रिटें हम लोगों ने कल चर्चा की थी, उनके नाम क्या है? दूसरा है परमादेश, मैंडेमस, मैंडेमस क्या होता है? कब जारी की जाती है? जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो। जब कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपना जो कर्तव्य है, उसको जो काम दिया गया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो, तब उसके लिए रिट जारी की जाती है मैंडेमस की, जिसको बोलते हैं परम आदेश। 2 हो गई रिट्स। बाकी मैं 2 इस तरफ लिख देता हूँ। तीसरी हो जाएगी आपकी प्रतिषेध, और एक होती है रिट चौथी उत्प्रेषण। इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है? ये दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी होती है। अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ के विरुद्ध जारी होती है। मतलब किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होती। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है। कौन सी रिट किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं होती है। और लास्ट बच रहा है अधिकार प्रच्छा, क्यों वारंटो। क्यों वारंटो मतलब कौन से प्राधिकार से। इसका मतलब क्या हुआ? अधिकार प्रच्छा बाय व्हाट अथॉरिटी। मतलब कोई व्यक्ति अपने पद पर बना रहता है असंवैधानिक तरीके से, गैर अविधिक तरीके से, तब ये रिट जारी होती है। हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इस समय यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है। जनरल असेंबली को हिंदी में लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र आम सभा का सत्र चल रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सत्र कब आरंभ होता है इसका? तो इसका सत्र आरंभ होता है सितंबर से। सत्र आरंभ होता है सितंबर से। ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में। और जब यहाँ सत्र आरंभ होता है तो एक चीज और होती है जो आपको पेपर इसमें पढ़ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा। जानते हैं क्या? इसी सत्र में जब आरंभ होता है तो जनरल असेंबली क्या होती है? ये एक संसद की तरह होती है। जैसे कि अपनी संसद है, जैसे विश्व की संसद कहते हैं। तो जो संसद होती है वहाँ पर सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं, वहाँ कानून पास किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही है। सभी देश, सभी देशों के प्रतिनिधि जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, अपनी अपनी बात रखते हैं। किस मामले में?
जिसमें उनको ठीक लग रहा है कि जैसे हो सकता है ये अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला हो, जैसे इंटरनेशनल मामले में या कोई भी मामला है। यहाँ पर जैसे भारत के संदर्भ में क्या है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर वगैरह की बातें रखी, विशेष रूप से पाकिस्तान पर टारगेट करके कुछ बातें कहेगी, तो लोग अपनी बातों को इस मंच पर रखने का काम करते हैं, जिससे लोगों के सामने चीजें आती हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके जो अंग हैं, कितने अंग हैं, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1945 में। 1945 में स्थापना। अब आपको पता चला सत्र आरंभ हो गया, विश्व की संसद में भारत को रिप्रेजेंट करना है, आपको भेजा जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन है कहाँ वो? तो सचिवालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? अमेरिका में। तो वहीं पर सचिवालय है जिसमें सारी बैठकें होती हैं। अब हमें जानना है, इसके होते हैं 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग आपसे पूछा जाता है। तो 6 अंगों में पहला अंग है यूएन जनरल असेंबली, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, यूएनजीए। दूसरा हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक, आप लोग लिख लीजिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तीसरा हो जाएगा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये तो काम ही नहीं करता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा आर्गन काम नहीं कर रहा है, तो यही है, बट है केवल ये। पांचवा सिक्योरिटी काउंसिल। और छठवां, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम भारत ने अपनी बात रखी तो उसमें एक बात शामिल थी, क्या? हमेशा सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए। भारत ने अपनी बात में रखा सुरक्षा परिषद का विस्तार। इसका मतलब क्या हुआ? सुरक्षा परिषद में 5 लोग हैं जो परमानेंट वाले, उसमें विस्तार किया जाए, संख्या और बढ़ाई जाए और भारत को भी शामिल किया जाए। और एक बहुपक्षीय जो विकास संस्थान है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, में सुधार किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? बहुपक्षीय विकास संस्थान, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, इसमें भी भारत को और अधिक हिस्सेदारी दी जाए। तो ये 2 मुद्दे रखे गए, तो क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं, तो उसमें ऐसी बातें रखकर अपनी आवाज बुलंद की जाती है ताकि उसमें कुछ सुधार हो सके। नेक्स्ट क्या है? आउटवर्ड रेमिटेंस को लेकर आपने देखा होगा, उसमें आउटवर्ड रेमिटेंस 11% डिम हो गया है, कम हुआ है। ये आंकड़ा कौन दिया है? आरबीआई ने। हमें क्या लेना देना इससे? एक स्कीम है आरबीआई की, एलआरएस, तो इसको लागू कौन करता है, कभी कभी पूछा जाता है। आरबीआई द्वारा लागू होती है क्या एलआरएस? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये 2004 से लागू है जहां तक मुझे याद है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये स्कीम हो गई, इसमें लिखा हुआ शब्द रेमिटेंस, तो ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के लिए वहां जाएंगे तो क्या करेंगे? हो सकता है वहां पर आप एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाएं, हो सकता है आप स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जाएं, इलाज के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाएं, हो सकता है वहां पर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहें, या और भी कारण हो सकते हैं, आप जाएं तो जा सकते हैं। लेकिन जब वहां जाएंगे तो आपको इन चीजों के लिए क्या चाहिए? धन, मुद्रा, पैसा। तो जब ये पैसा आप यहाँ से ले जाएंगे या आपके लोग, आपके जो परिवार के लोग हैं भेजेंगे वहां पर,
तो इसको बोला जाएगा रेमिटेंस, और ये रेमिटेंस बाहर गया। एक होता है भारत प्राप्त करता है, वैसे भारत से बाहर जाता है, तो इसकी लिमिट फिक्स करती है सरकार। इसकी लिमिट फिक्स है प्रति वर्ष की, और हर साल ये रिवाइज करती है सरकार, रिवाइज भी होती है। अभी करंटली मुझे जहां तक याद है $2.5 लाख की है, 2.5 लाख डॉलर में है, ना कि रुपए में, प्रति व्यक्ति और प्रति ईयर। साल कौन सा है, ये फाइनेंशियल ईयर की बात होती है यहाँ पर, मतलब मार्च से अप्रैल की, मार्च से अप्रैल की नहीं, अप्रैल से मार्च की, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें घटोतरी हुई है, आपको जो समझाना था वो मैंने समझा दिया, लेवलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। नेक्स्ट है राजनाथ की मोरक्को यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनाथ के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। कौन है राजनाथ सिंह? ये है हमारे रक्षा मंत्री। ये गए थे मोरक्को, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। और ये लोकेशन क्या है, अफ्रीका में स्थित देश है। अगर अफ्रीका का मैप बनाएंगे, हम ये मान लेते हैं कि ये अफ्रीका का मैप है, तो ये यहाँ पर लोकेशन होगी मोरक्को की लगभग, ठीक है। यहाँ पर यात्रा पर गए थे, यहाँ कुछ बातें हुई। क्या? भारत का पहला विदेश में स्थित भारत की पहली रक्षा उत्पादन इकाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, का उद्घाटन किया है। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि भारत डिफेंस प्रोडक्शन में जोर दे रहा है बहुत ज़्यादा। और लोकेशन क्या है, बैरन चाइल्ड, BERRECHID, चाइल्ड नहीं, चिल्ड है, बैरन। लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, उद्घाटन आपको मोरक्को में इन्होंने वहीं पर उद्घाटन किया। तो कंपनी किसकी वहां पर स्टैब्लिश हुई है, कंपनी का नाम है टाटा एडवांस सिस्टम। भारत की कंपनी है जिसने वहां पर अपना, टाटा जी की कंपनी, ये डिफेंस प्रोडक्शन का काम करती है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, वहां पर उत्पादन करेगी, इसलिए ये जरूरी है। भारत इस समय क्या कर रहा है, डिफेंस प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है, और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसलिए ये जरूरी है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय द्वारा समझौता, इसके लिए किससे किया समझौता, HL से। समझौता किसके साथ हुआ है, रक्षा मंत्रालय का HL के साथ में। HL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या काम करती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस सेक्टर की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। तो ये हमारे लिए जहाज बनाने का काम करती है, कौन से, लड़ाकू जहाज।
हमारी सेना के लिए लड़ाकू जहाज बनाती है। इसमें इन्होंने जो बनाए हैं, ये जो समझौता हुआ है, किस बात का समझौता हुआ है और कितने हजार का हुआ है? तो 1000 करोड़ से लेना देना नहीं है हमें, हमें लेना देना है कि 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का समझौता हुआ है। 97 जो है फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू जहाज। फाइटर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? जो लड़ाई करने के काम में आते हैं। एलसीए क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का समझौता हुआ है और उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तेजस मार्क 1A। ये एयरक्राफ्ट है जिसकी सप्लाई इनको करनी है। कह रहे हैं कि हम कब तक समझौता डिलीवरी कर देंगे, तो डिलीवरी इनका मानना है, आपको पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 साल बाद लगभग शुरू हो जाएगी, 27-28 तक डिलीवरी शुरू कर देंगे। और समझौता जो हुआ है इसकी कीमत है 62,370 करोड़ रुपीज का समझौता हुआ है। सोनम वांगचुक हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके संगठन जो था उसके FCRA का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया सरकार ने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट और कंटेक्स्ट पर। सोनम वांगचुक का मुद्दा हमने आज तक कवर कर दिया, तो उसमें कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट मुद्दा है अर्बन डेफिनेशन को लेकर के। शहर, शहर की परिभाषा को लेकर के। टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आया हुआ था। परिभाषा क्या है कि देखिए, जनगणना कौन करवाता है हमारे यहाँ? जनगणना करवाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। खूब हमने चर्चा की इसके बारे में, अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर करवाता है जनगणना। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। हिंदी में क्या बोलेंगे? गृह मंत्रालय। ये जनगणना जब करवाता है तो उसमें आता है 2 चीजें। तो वो बताता है किसको शहरी माना जाए, किसको ग्रामीण माना जाए, तो इसके बारे में डिफाइन करता है। तो डिफाइन जब करने के क्रम में शहरी के बारे में कुछ परिभाषाएं इन्होंने दे रखी हैं कि किसे शहरी माना जाए। तो उसकी शर्तें हैं क्या? एक तो उसकी जनसंख्या कितनी हो? 5000, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, चलेगा, उसको शहर मान लिया जाएगा। प्लस उसका जनघनत्व, डेंसिटी कितनी हो? डेंसिटी होनी चाहिए 400 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। दूसरी शर्त ये होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये होना चाहिए, जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, तीसरी शर्त क्या होना चाहिए कि वहां पर 75% उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, 75% पुरुष, महिलाओं की बात नहीं हो रही, 75% पुरुष वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। गैर कृषि कार्य का मतलब कृषि ना करते हो, कुछ और करते हो। ये है परिभाषा किसी को क्षेत्र को शहर मानने की। किसने डिसाइड कर रखा है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो जनगणना करवाता है। इसी को लेकर इसमें आया हुआ है अर्बन और रूरल को लेकर के। तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 5000। ठीक है, इसके बाद जो अर्बन चैनल्स होते हैं, अर्बन यूनिट्स होती हैं, तो ये हो गया इनका जनगणना का। प्लस एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जो स्टैट्यूटरी टाउन्स होते हैं।
ये कौन से होते हैं स्टैट्यूटरी टाउन? ये होते हैं जिन्हें सरकार के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र जो होते हैं वो स्टैट्यूटरी टाउन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, शहरी निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडी होती है। शहरी निकाय में आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, नगर पंचायत ये सब होंगे। तो शहर का फायदा क्या होता है, यहाँ पर चर्चा का विषय है शहर वर्सेस ग्रामीण। इसमें जो चर्चा की गई है, जो शहर होते हैं इनको यहाँ पर क्या होते हैं, नगर निगम होती है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है। गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, ये होता है। और इनका प्रावधान आप जानते हैं 73rd अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है, और यहाँ पर प्रावधान 74th अमेंडमेंट के द्वारा संशोधन, संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये व्यवस्था की गई। यहाँ पर एक बात अगर याद रखेंगे, इनके लिए जो अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, आपको याद होगा संविधान में अनुसूची है 12, तो 12वीं अनुसूची शहरों से जुड़ी हुई है और 11वीं अनुसूची ग्रामीण से, गांव से। इनका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं कि 12वीं जो अनुसूची है इसमें जो विषय हैं 18 विषय शामिल किए गए हैं, मतलब इन विषयों पर ये लोग कानून बना सकते हैं। और गांव में 29 विषय हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस इनको जो ऑटोनॉमी मिली है, शहरों को ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त है, शहरों को स्वायत्तता अधिक, और इनको गांव वाले जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्तता कम होती है। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि निर्णय लेने की क्षमता, कानून बनाने की क्षमता, उनके पास फंडिंग क्या है उसकी व्यवस्था। प्लस ये क्या होते हैं, वित्तीय वित्तीय स्तर पर, फाइनेंशियली लेवल पर क्या होते हैं, मजबूत हैं। ये बहुत कमजोर होते हैं वित्तीय स्तर पर, मतलब इनके पास पर्याप्त फंड नहीं रहता। कमजोर का मतलब पर्याप्त वित्त नहीं। अब जिनके पास वित्तीय स्तर मजबूत है उनका प्रशासन भी अच्छा होगा। यही केंद्र में है, यहाँ प्रशासन अच्छा होता है तो यहाँ सुविधाएं अच्छी होती हैं। जैसे आपको पेयजल की सुविधा मिल गई, घर में पेयजल मिल गया, आपको सेप्टिक टैंक नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है सीवेज डिस्पोजल की, आपको यहाँ पार्क मिल जाएंगे, आपको विद्युत मिल जाएगी। तो जो पब्लिक सुविधाएं होती हैं, सार्वजनिक सुविधाएं, वो बहुत अच्छी होती हैं। और वहीं अगर गांव में जब देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सुविधाएं ही सीमित होती हैं, सुविधाएं लगभग ना के बराबर। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है, पैसे के लिए वो राज्य सरकार पर निर्भरता होती है। पर्याप्त फंड नहीं होता है क्योंकि ये फंड के लिए राज्य पर या केंद्र पर निर्भर होते हैं। अब इसका मतलब ये यहाँ विकास नहीं हो पाता है, एक शब्दों में समझिए, विकास नहीं या विकास कम होता है, यहाँ बेहतर होता है। अब इसी को केंद्र में बनाकर ये पूरा एडोल रखा गया है उसमें कि अगर कोई जो राज्य, कोई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको अगर इसमें शिफ्ट कर दिया जाए अर्बन में, शहरी में, तो उनका विकास बहुत अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ट्रांजिशन जोन में होते हैं, जिनकी जनसंख्या तो कम है लेकिन वो काम कर रहे हैं शहरी वाला,
इसी बेसिस पर सारा जो है डिस्कशन किया गया है इसमें। एक ट्रेंड बताया गया कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तीव्र शहरीकरण, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तीव्र शहरीकरण। तो तीव्र शहरीकरण जब हो रहा होता है कई क्षेत्रों का, कई जो टाउन्स होते हैं, लेकिन वो जो टाउन है उनकी हो सकता है जनसंख्या कम हो सकता है उनका जनघनत्व कम हो, तो वो सिटी में डेवलप नहीं हो पाते हैं, सिटी का दर्जा नहीं मिल पाता है। जब ऐसा दर्जा नहीं मिलेगा तो उनका विकास बाधित होता है। इसी चीज को इसमें फोकस किया गया है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस तारीख का था? 26 तारीख का। एक और उसमें चर्चा में क्या था? कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग प्रभाव का मामला जो है ये सारा जुड़ा हुआ है एसी से। पहले समझते हैं समस्या कहाँ है, कहाँ से प्रॉब्लम आई है। समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, और उससे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन। इसका कारण है, एक बड़ा कारण क्या है? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। एक शब्द में कहें तो वैश्विक तापन का मतलब क्या होगा? वायुमंडल के तापमान में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर, लेकिन वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि। ये हो गया वैश्विक तापन, वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि। तो इसका परिणाम क्या होगा? जो मौसम की चरम परिस्थितियां दिखाई पड़ेंगी। जलवायु परिवर्तन का परिणाम मौसम की चरम परिस्थितियां। अभी मौसम की चरम परिस्थिति का मतलब क्या होता है? चरम मौसमी दशाएं, इसका मतलब दो चीजें, अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडा, जो भी है एक्सट्रीम लेवल पर है। अब हम लोग अपनी मुद्दे पर आ रहे हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत का क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर तापमान पहले से ही ज्यादा रहता है। विशेष रूप से हम गर्मी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इस मौसम की जो वैश्विक तापन हुआ, इससे तापमान और बढ़ गया। इसका परिणाम क्या होता है? अब सोचिए, तापमान बढ़ गया, अब लोग काम करते हैं, कोई ओपन स्पेस में काम कर रहा है, जैसे आपके रेहड़ी वाले जो होते हैं, जो दुकानदार हैं, जो बाहर काम करते हैं, जो लेबर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, ये सब ओपन में काम करते हैं। इनको क्या लगता है? तापमान बढ़ रहा है। बढ़ता हुआ तापमान क्या होता है गर्मी में? इनको हीट स्ट्रोक हो जाता है। पानी नहीं मिल पाया, हीट स्ट्रोक आया और डेथ हो गई। हीट स्ट्रोक की वजह से कार्डियक अरेस्ट की समस्या हो जाती है और डेथ। कौन लोग? जो बाहर काम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? गरीब वर्ग है। एक और है अमीर वर्ग। हम मुद्दे पर अब पहुंचने वाले हैं। अमीर वर्ग भी तापमान बढ़ा हुआ है तो वो क्या करता है? एसी लगवा लेता है, एयर कंडीशनर। एसी क्या करता है? एक तो तापमान को कंट्रोल करता है और दूसरा आर्द्रता को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तापमान जो कंट्रोल करता है, इसके लिए सरकार ने फिक्स कर दिया है, यहीं से आपका
आर्टिकल शुरू होता है अब। तापमान के लिए सरकार ने गाइडलाइन फिक्स कर दी है कि इसका तापमान अब कितना होगा। तो फिक्स कर दिया गया 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अधिकतम 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला सकते हैं, न्यूनतम 20 पर चला सकते हैं। लेकिन बाई डिफॉल्ट, मतलब जब एसी आप खरीद कर लाएंगे तो उसमें सेट होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। अब जब एसी, जो अमीर वर्ग है वो एसी लगवा लेता है, तो इस पर इसका प्रभाव क्या होगा? नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक बात समझिए, जलवायु परिवर्तन या जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे कौन वर्ग प्रभावित हो रहा है? गरीब वर्ग प्रभावित हो रहा है। तो इनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है। जस्टिस ना होना, ये बोलते हैं, ये क्या है? क्लाइमेट जस्टिस बोलते हैं। क्लाइमेट जस्टिस नहीं हो रहा है इनके साथ में। क्यों? क्योंकि इनको उसका प्रभाव तो झेलना पड़ रहा है, लेकिन कोई इनको राहत नहीं दे रहा है। अमीर वर्ग अपने आप को उसके प्रभाव से बचा लेता है एसी का इस्तेमाल करके। लेकिन जिम्मेदार तो इसके सभी लोग हैं। एक तो हो गया अपने देश के भीतर, अपने देश में गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस राज्यों में, हमारे अंतरराज्यीय जो है, अंतरराज्यीय विभिन्नता भी है। मतलब कुछ राज्यों में तो बहुत ज्यादा है, एसी खरीद रहे हैं लोग, और कहीं कहीं पर नहीं है। प्लस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये विभिन्नता बहुत ज्यादा है। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे? एक तरफ अफ्रीका के देश है और दूसरी तरफ है यूरोप, अमेरिका, ये सब विकसित देश है। इनके यहाँ तो कूलिंग रहती है हमेशा, तो इनके यहाँ हमेशा हीटर रहते हैं। अफ्रीका में तापमान हमेशा उच्च रहता है, तो इनके पास एसी की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी आय बहुत कम है वहाँ पर रहने वाले। इवन वहाँ की स्थिति ये है कि अस्पतालों में भी जहाँ जरूरत होती है, हीट स्ट्रोक के बाद जाएगा, वहाँ पर भी एसी नहीं है। स्थिति ये होती है, या बहुत कम स्तर पर है अफ्रीका में। लेकिन यहाँ विकसित देशों में क्या होता है? ठंडी होती है हमेशा, लगभग माहौल ठंडी का रहता है, तो इन्होंने हीटर लगा रखा है। हीटर चलाने के लिए बिजली चाहिए, इनके पास विद्युत आपूर्ति पूरी लगातार है। ओके, यहाँ पर विद्युत आपूर्ति ही नहीं है, मतलब एसी चलने के लिए पहले तो लाइट चाहिए, तो विद्युत आपूर्ति ही नहीं है पर्याप्त। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि वैश्विक स्तर पर कितनी असमानता है, विभिन्नता है। इसको असमानता भी लिखेंगे ज्यादा, वेरिएशंस। तो ये हो गया इनके जो कूलिंग राइट का है। तो कूलिंग राइट किसको मिल रहा है? जो गरीब है, चाहे गरीब व्यक्ति है, चाहे कूलिंग राइट किसको मिल रहा है? जो अमीर है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो किसी देश के अंदर, या कोई फिर देश अमीर हो, उनको मिल रहा है। जो गरीब व्यक्ति है, गरीब देश है, उसको ये सारी सुविधा नहीं मिल रही है। मतलब क्लाइमेट जस्टिस नहीं हो रहा है। तो प्रदूषण तो सबने किया, लेकिन लाभ कुछ लोगों को उसका मिल रहा है, बाकी लोग उसके भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। तो ये हो गया ओवरऑल टॉपिक। थैंक यू।